स्टार्ट। तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ साइंस के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह। ये ज्योग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। रुक गया है या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। रुक गया है या चल रहा है, हमें सब कुछ पता चल रहा है। हमारा लिखा हुआ राय कहाँ था, उसका काटा हुआ चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और बताओ क्लास में क्या चल रहा है। की बात कर रहे हैं वो है आरएच फैक्टर। हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और रक्त समूह तक की बात कर ली थी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रक्त परिसंचरण तंत्र का आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर है क्या? आरएच फैक्टर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पे पाई जाती है। किसकी सतह पे पाई जाती है? आरबीसी की सतह पे पाई जाती है। वेलकम बैक टू द लक्की स्टडी पॉइंट आर्मी। माई सेल्फ ओमपाल सिंह राठौड़। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो आरएच फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। अरे यार, देखो आरएच फैक्टर जो है वो एक प्रोटीन है। क्या है? आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है। प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पे, जो आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट के नाम से भी आरबीसी को जाना जाता है। आरबीसी की सतह पर सतह पर पाई जाती है। पाई पाई जाती है। अब देखो, जिन लोगों में ये प्रोटीन पाई जाती है उन्हें तो आरएच फैक्टर पॉजिटिव कहा जाता है, और जिन लोगों में ये प्रोटीन नहीं पाई जाती है उन्हें आरएच फैक्टर नेगेटिव या ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है। जिन लोगों में जिन लोगों में जिन लोगों में यह प्रोटीन यह प्रोटीन पाया जाता है पाया जाता है उन्हें आरएच फैक्टर उन्हें आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर धनात्मक या आरएच फैक्टर पॉजिटिव कहा जाता है। और जिन लोगों में ये प्रोटीन नहीं पाई जाती, जिन लोगों में जिन लोगों में यह प्रोटीन नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती नहीं पाई जाती उन्हें आरएच फैक्टर ऋणात्मक ऋणात्मक या नेगेटिव कहा जाता है। आगे यदि हम आरएच फैक्टर की बात करें,
आगे यदि हम आर एच फैक्टर की बात करें तो आर एच फैक्टर में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। जिसे रक्तदान के समय उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। आगे यदि हम बात करें आर एच फैक्टर की तो आर एच फैक्टर में एक एंटीजन पाया जाता है जिसे एग्लूटिनोजन एंटीजन के नाम से जाना जाता है। आर एच फैक्टर में एग्लूटिनोजन एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है जिसे एंटीजन डी के नाम से जाना जाता है, एंटीजन डी के नाम से जाना जाता है। हमने अभी जो बात की है वो की है आर एच फैक्टर की। तो आर एच फैक्टर जो है जिन लोगों में पाया जाता है उन्हें आर एच फैक्टर पॉजिटिव, और जिन लोगों में नहीं पाया जाता है उन्हें आर एच फैक्टर नेगेटिव कहा जाता है। और इसमें एक एंटीजन पाया जाता है जिसे एग्लूटिनोजन एंटीजन के नाम से जाना जाता है, जिसको एंटीजन डी भी कहा जाता है। किसको? एग्लूटिनोजन एंटीजन को। आगे यदि हम बात करें तो आर एच फैक्टर की जो सर्वप्रथम खोज है, आर एच फैक्टर की जो सर्वप्रथम खोज है आर एच फैक्टर की सर्वप्रथम खोज कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1940 में। आर एच फैक्टर की जब लैंड स्टीनर ने खोज की थी तो इस समय इन्होंने आर एच फैक्टर को बंदर में खोजा था। किस में खोजा था? बंदर में। मकाका रिसर्च नामक बंदर में इस आर एच फैक्टर को खोजा गया था। आगे यदि हम बात करें तो आर एच फैक्टर का जो अनुपात है, भारत में लगभग 97% जो लोग हैं आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, जबकि 3% जो लोग हैं वो आर एच फैक्टर नेगेटिव है। आगे यदि हम बात करें संपूर्ण विश्व की तो संपूर्ण विश्व में लगभग 85% जो लोग हैं, 85% जो लोग हैं आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, जबकि 15% जो लोग हैं वो आर एच फैक्टर नेगेटिव है। ठीक है, देखो आर एच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की
आर एच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है, उनकी सतह पे क्या पाया जाता है? आर एच फैक्टर। आगे यदि हम बात करें तो आर एच फैक्टर जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है आर एच फैक्टर पॉजिटिव। आर एच फैक्टर जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो आर एच फैक्टर पॉजिटिव, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर धनात्मक, धनात्मक या पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा है? आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर जिन लोगों में ये प्रोटीन पाई जाती है वो तो आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, और जिन लोगों में ये प्रोटीन नहीं पाई जाती है वो आर एच फैक्टर नेगेटिव है। आर एच फैक्टर के दो प्रकार है। दो प्रकारों में से यदि आपके पास लाल रक्त कोशिकाएं हैं या लाल रक्त कणिकाएं जो है उन पर प्रोटीन उपस्थित होता है तो वो आर एच फैक्टर पॉजिटिव है। जिन कोशिकाओं पर ये प्रोटीन उपस्थित नहीं होता उन्हें आर एच फैक्टर नेगेटिव कहा जाता है। देखो, आर एच फैक्टर की जो खोज है लैंड स्टीनर ने की थी। कॉर्ल लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर का जो पूरा नाम है वो है कॉर्ल लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर का जो पूरा नाम है वो है कॉर्ल लैंड स्टीनर। और इन्होंने 1940 ईस्वी में एक बंदर में इस प्रोटीन को खोजा गया जिसे नाम क्या दिया गया? आर एच फैक्टर। लैंड स्टीनर व विनर ने मकाका रिसर्च नामक बंदर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी जिसे आर एच फैक्टर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आर एच फैक्टर नाम दिया गया। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीजन डी कहा जाता है। देखो, एंटीजन जो एग्लूटिनोजन एंटीजन होता है, एक ग्लूटिनोजन एंटीजन होता है, ए ग्लूटिनोजन एंटीजन होता है, उसे ही एंटीजन डी के नाम से जाना जाता है। उसे किसके नाम से जाना जाता है? एंटीजन डी के नाम से जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो ये मैंने बता दिया, जिन लोगों में ये उपस्थित होती है उन्हें आर एच फैक्टर पॉजिटिव या धनात्मक कहा जाता है, जिनमें नहीं होती उन्हें आर एच फैक्टर नेगेटिव कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो भारत में इन लोगों का अनुपात, आर एच फैक्टर का जो अनुपात है आर एच फैक्टर पॉजिटिव और आर एच फैक्टर नेगेटिव, इनके यदि अनुपात की बात करें तो 97% जो लोग हैं, 97% जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में आर एच फैक्टर पॉजिटिव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आर एच फैक्टर पॉजिटिव। जबकि नेगेटिव की यदि मैं बात करूं तो 3% जो लोग हैं वो आर एच फैक्टर नेगेटिव पाए जाते हैं। ये अनुपात किस में है? कहाँ का है ये अनुपात? भारत का। भारत में आर एच फैक्टर, आर एच का अनुपात, कुल मिला के बात यह है कि यदि 100 लोग हैं उनमें से 97% जो लोग हैं वो आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, जबकि 3% जो लोग हैं वो आर एच फैक्टर नेगेटिव है। देखो, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव का? पॉजिटिव और नेगेटिव का जो प्रभाव है वो जब ब्लड है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है उस समय इसका योगदान जो है वो अति महत्वपूर्ण है। कैसे? यदि मान लो आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाला है और उसमें जो रक्त है वो आर एच फैक्टर नेगेटिव वाला चढ़ा दिया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और रक्त का थक्का बन जाएगा और इंसान की क्या हो जाएगी?
मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब भी रक्त चढ़ाया जाता है उससे पहले इसकी जांच की जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब वह बच्चा गर्भावस्था में होता है तो उस समय इसकी जांच की जाती है। यदि कोई महिला RH फैक्टर पॉजिटिव वाली है या RH फैक्टर पॉजिटिव वाली है और नेगेटिव वाले पुरुष से शादी कर लेती है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसको दिक्कत होगी, क्योंकि प्लेसेटा या जो अपरा होता है उसके माध्यम से प्रतिरक्षी जो पदार्थ है वो नहीं बन पाते हैं और प्लेसेटा के माध्यम से क्या पहुंच जाता है, जहर पहुंच जाता है। इसलिए इसके उपचार के लिए RH0 एंटीजन डी इत्यादि का टीका लगाया जाता है ताकि जो भी बच्चा जन्म लेगा वो सुरक्षित पैदा हो। यदि विश्व की यदि मैं बात करूं, विश्व में ये अनुपात, विश्व में RH फैक्टर का अनुपात मतलब विश्व में जो 85% जो लोग हैं वो RH फैक्टर पॉजिटिव है, जबकि 15% जो लोग हैं वो RH फैक्टर नेगेटिव है। यदि 100 लोगों में से यदि मैं बात करूं तो 100 लोगों में से विश्व में 85% जो लोग हैं वो क्या है, RH फैक्टर धनात्मक, और 15% या जो 15 लोग हैं वो क्या है, RH फैक्टर नेगेटिव। रक्तदान या रक्त आदान के समय RH फैक्टर पॉजिटिव रक्त आदान किया जाता है और आपका RH फैक्टर नेगेटिव है तो आपका शरीर RH प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है, जिससे आगे चलकर रक्त आदान में एक समस्या आ सकती है। कुल मिला के बात यह है कि यदि मान लो RH फैक्टर पॉजिटिव वाला आदमी है, उसको RH फैक्टर नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया गया तो उससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर क्लोटिंग हो जाएगी। कुल मिला के बात है, रक्त अंदर जम जाएगा। यदि रक्त नहीं चलेगा तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और इंसान की क्या हो जाएगी, जब भी शरीर के अंतर्गत ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है तो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। गर्भावस्था में यदि एक RH फैक्टर नेगेटिव महिला का गर्भ RH फैक्टर पॉजिटिव बच्चे से होता है तो माँ का शरीर बच्चे की RH फैक्टर प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है, जिससे बच्चे को समस्या हो सकती है। देखो बात यह है कि यदि कोई महिला है RH फैक्टर पॉजिटिव वाली महिला है या नेगेटिव वाले पुरुष से शादी कर लेती है तो उससे क्या होगा, पहली बार प्लेसेटा अपरा हो सकता है आप जानते हो या नहीं जानते, जानता है कोई क्या होती है प्लेसेटा या अपरा, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं आंवल या जर, है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि जब ये RH फैक्टर पॉजिटिव वाला पुरुष या नेगेटिव वाली महिला से शादी कर लेता है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसको मतलब जो प्रतिरक्षी पदार्थ है वो नहीं बनेगा और प्लेसेटा या अपरा के माध्यम से उसमें जहर फैल जाएगा और जो भी जच्चा और बच्चा है दोनों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर इस ऐसे केसेस में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मतलब शादी का कोई सिस्टम हो उससे पहले जांच जो करवानी है वो किसकी करवानी है, RH फैक्टर की, क्योंकि रक्त समूह की जांच की जाती है। उस समय यदि हम बोल देते हैं कि भाई RH फैक्टर की जांच करनी है तो वो बंदा बता देगा। ठीक है। जैसे यदि आपने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो इस बात से आप मुखातिब होंगे यदि ध्यान दिया है तो, अन्यथा नहीं, क्योंकि ब्लड जब डोनेट किया जाता है या रक्त किसी को दिया जाता है तो उस समय इसकी जांच की जाती है कि RH फैक्टर आप धनात्मक हो या ऋणात्मक, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है।
आरएच फैक्टर के लिए परीक्षण जो किया जाता है वो रक्त परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। रक्त परीक्षण मतलब जब खून की, जब ब्लड की जब जांच की जाती है कि कौन सा है, ए है या बी है या ओ है, कौन सा है, उस समय साथ में किसकी जांच होती है, आरएच फैक्टर की होती है। ठीक है, यह परीक्षण आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान या रक्त आदान से पहले किया जाता है। देखो गर्भावस्था में, अभी जैसे मैंने कहा था कि यदि मतलब गर्भावस्था में यदि पता नहीं चला है तो आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें सेकेंड डिलीवरी के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है। सेकेंड डिलीवरी के दौरान, क्योंकि पहली बार में तो क्या होता है कि वो प्रतिरक्षी जो पदार्थ है वो अपने शरीर के हिसाब से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन दूसरी बार जब होता है ना तो उसमें महिलाओं को क्या होती है, दिक्कत होती है। और दिक्कत यहाँ तक की हो सकती है कि उन महिला की जान भी जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसके उपचार हेतु जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है RH0 का। किसका लगाया जाता है, RH0 का, या एंटीजन डी का, एंटीजन डी का। इससे क्या होगा, जो मतलब पॉजिटिव वाला है और नेगेटिव वाला है उसका जो पॉइजन बनने की समस्या उत्पन्न होगी उसको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। ठीक है, आज जो हमने बात की है वो किसकी की है, आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो आरएच फैक्टर की जो सर्वप्रथम खोज है वो किसने की थी, लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी। इन्होंने मकाका रिसस नामक बंदर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी जिसे नाम दिया गया आरएच फैक्टर। इसमें एक ग्लूटिनोजन एंटीजन पाया जाता है जिसे एंटीजन डी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एंटीजन डी के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों में यह जो आरएच फैक्टर है वो आरबीसी जो है उसकी सतह पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, आरबीसी एक कोशिका है। क्या है, कोशिका है। आरबीसी की सतह पे क्या पाया जाता है, आरएच फैक्टर पाया जाता है। जिन लोगों में आरबीसी की सतह पे ये प्रोटीन पाई जाती है उन्हें कहा जाता है आरएच फैक्टर पॉजिटिव, तथा जिन लोगों में ये आरबीसी की सतह पे ये प्रोटीन नहीं पाई जाती उन्हें कहा जाता है आरएच फैक्टर नेगेटिव। क्या कहा जाता है, आरएच फैक्टर नेगेटिव। हिंदुस्तान में या भारत में इन लोगों की यदि हम बात करें तो ये अनुपात 97% और 3% का है। जैसे मान लो 100 लोग हैं, उनमें से आरएच फैक्टर पॉजिटिव कितने होंगे, आरएच फैक्टर हिंदुस्तान में होंगे 97 लोग। कितने लोग, 97 लोग। और 3 जो लोग होंगे वो क्या होंगे, आरएच फैक्टर नेगेटिव। विश्व की यदि हम बात करें तो विश्व में ये अनुपात 85% और 3% का है। मतलब 100 लोग हैं उनमें से विश्व में 85 जो रक्तदाब, या इसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर, या शॉर्ट में कहा जाता है बीपी। देखो रक्तदाब कहते किसे हैं, अमूमन आपने नाम सुना होगा, बीपी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, क्या होता है, हृदय जो होता है, हृदय के द्वारा धमनी की जो दीवार होती है उस पर डाले गए दाब को क्या कहा जाता है, रक्तदाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्तदाब। हृदय के द्वारा धमनियों की जो दीवार, देखो रक्त जो है वो 2 नलिकाओं में बहता है। कितनी नलिकाओं में, 2 नलिकाओं में, जिसे धमनी और सिरा के नाम से जाना जाता है। धमनी और सिरा के नाम से जाना जाता है। देखो धमनियों में जो रक्त बहता है वो कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। जबकि सिराओं में जो रक्त बहता है वो कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन सा होता है, किसे कहते हैं शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त। और जिसमें ऑक्सीजन ना मिलके उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो उस रक्त को क्या कहा जाता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई धमनी और सिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। मैंने कहा धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, जबकि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी जो सिरा है ये इसके अपवाद है। पल्मोनरी जो धमनी है, पल्मोनरी जो धमनी है उसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि पल्मोनरी जो सिरा है, इस पल्मोनरी धमनी को फुफ्फुसीय धमनी भी कहा जाता है, फुफ्फुसीय
धमनी भी कहा जाता है। एक है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, इसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब देखो, हम बात कर रहे थे रक्तदाब की। रक्तदाब क्या होता है? हृदय के द्वारा धमनी की जो दीवार होती है उस पर जो प्रेशर डाला गया है, दबाव डाला गया है, उसे किसके नाम से जाना जाता है? रक्तदाब के नाम से जाना जाता है। रक्तदाब। हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा धमनी की दीवार पर, धमनी की दीवार पर डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है। रक्तदाब कहा जाता है। तो रक्तदाब किसे कहते हैं? हृदय के द्वारा धमनी की दीवार पर डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, यदि आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर इधर एक मामला सेट करता है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर बताता है, तो वो चेक क्या करता है? बीपी चेक करता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्तदाब। अब यहाँ पे धमनी पाई जाती है जिसे कहा जाता है ब्रेकियल धमनी। कौन सी धमनी? ब्रेकियल धमनी। रक्तदाब को ब्रेकियल धमनी में, ब्रेकियल धमनी में रक्तदाब को ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। ये किसकी बात है? मनुष्यों की। मतलब जो मानव है उसमें बीपी को किस में मापा जाता है? ब्रेकियल धमनी में। ब्रेकियल धमनी में जो मानव है उसकी बीपी को किस में मापा जाता है? ब्रेकियल धमनी में। यदि मैं कुत्ते की बात करूं, कुत्ता, भेड़, बकरी, इनमें जो रक्तदाब को मापा जाता है वो मापा जाता है फीमोरल धमनी में। कौन सी धमनी? फीमोरल धमनी। फीमोरल धमनी। उसके अलावा यदि मैं बात करूं, गाय भैंस की बात करूं, गाय व भैंस में, गाय भैंस में बीपी को कॉक्सिजियल धमनी में, कॉक्सिजियल धमनी में मापा जाता है। मापा कॉक्सिजियल धमनी में मापा जाता है। घोड़े की यदि हम बात करें, घोड़े में बीपी को मैक्सिलरी धमनी में मापा जाता है। देखो, सर्वप्रथम जो बीपी को मापा गया था वो घोड़े में मापा गया था। किस में मापा गया था? घोड़े में। और घोड़े में जिस धमनी में बीपी को मापा जाता है उस धमनी का नाम क्या है? मैक्सिलरी। कुत्ता, भेड़, बकरी में जो बीपी को मापा जाता है वो होता है फीमोरल धमनी। कौन सी धमनी?
फीमोरल धमनी। गाय और भैंस में जो देखो फीमोरल, फीमोरल की यदि हम बात करें तो कहाँ पे पाई जाती है? भेड़, बकरी और कुत्ते की हमने बात की कि कुत्ता, भेड़ और बकरी में फीमोरल धमनी में किसको मापा जाता है? बीपी को मापा जाता है। तो कहाँ पाई जाती है फीमोरल? आपने नाम सुना होगा फीमर, यहाँ से यहाँ तक की जो अस्थि होती है वो कहलाती है फीमोरल। और वो मतलब कुत्ता, भेड़ और बकरी में जो पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो गाय और भैंस, गाय और भैंस में जो बीपी को जिसमें मापा जाता है वो कौन सी धमनी है? कॉक्सीजियल धमनी। कौन सी धमनी? कॉक्सीजियल। कहाँ पे पाई जाती है? इस कॉक्सीजियल धमनी को पूंछ धमनी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे पाई जाती है? पूंछ में, इसलिए इसे पूंछ धमनी के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े में जो बीपी को मापा जाता है वो कौन सी धमनी है? मैक्सिलरी धमनी। कहाँ पाई जाती है? गर्दन में, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पाई जाती है। और यहीं पे इसी जो धमनी है मैक्सिलरी धमनी, इसके माध्यम से घोड़े में बीपी को मापा जाता है, ठीक है। अब देखो बीपी जो है इसमें दो प्रकार के दाब लगते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अभी हमने बात की थी बीपी किसे कहते हैं? हृदय के द्वारा धमनी की दीवार पर डाले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है। और रक्त दाब को मानव में यदि हम बात करें तो किस में मापा जाता है? ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। कौन सी धमनी में? ब्रेकियल धमनी में। अब देखो इस रक्त दाब में दो प्रकार के हृदय के द्वारा दो प्रकार के दाब लगते हैं। एक तो दाब लगता है जिसे कहा जाता है संकुचन दाब, और एक होता है शिथिलन दाब। हृदय में दो प्रकार के दाब लगते हैं। एक तो होता है संकुचन दाब और दूसरा है शिथिलन दाब। शिथिलन दाब। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। संकुचन का अर्थ क्या होता है? सिकुड़ोगे कब? जब तुम्हें सर्दी लगेगी। गर्मियों में कोई सिकुड़ के सोता है क्या? फैल के सोते हो सब, है ना। हृदय जब सिकुड़ता है तो अधिक दाब के कारण रक्त हृदय से बाहर आता है। इस समय बीपी का जो मान होता है वो होता है 120 mmHg। 120 mmHg। Hg क्या होता है? पारा होता है। मतलब यदि कोई बोतल पानी की भरी हुई है ना, प्लास्टिक की, उसको पकड़ के तुम पींचोगे तो पानी कहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो हृदय संकुचन दाब में क्या होता है? सिकुड़ता है और अधिक प्रेशर के कारण रक्त हृदय से बाहर निकलता है। इस समय इस बीपी का जो मान होता है वो कितना होता है? 120 mmHg। शिथिलन जो दाब होता है इस समय हृदय जो है वो क्या होता है? फैलता है। क्या करता है? हृदय फैलता है और कम दाब के कारण रुधिर बाहर से अंदर प्रवेश करता है। इस समय जो बीपी का मान होता है वो कितना होता है? 80 mmHg। कितना होता है? 80 mmHg। मान लो आपको जब जगह खाली मिलेगी तो आप आराम से बैठोगे, और ये वही मान लो जगह कम पड़ गई या भीड़ है तो हुमच के कोशिश करोगे कि हाँ ये मेरा वाला बैग रख लो पहले, है ना, यहाँ पे जगह मेरी है। कई बार तो गमछा वमछा भी रख देते हैं गाड़ियों में, है ना। तो मतलब संकुचन दाब क्या होता है? सिकुड़ना। मतलब हृदय जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा? बीपी का मान ज़्यादा होगा। क्या होगा? बीपी का मान ज़्यादा होगा। और देखो कुछ लोग जो यूट्यूब से क्या कर लेते हैं कि बीपी की गोलियां मंगवा लेते हैं कि हाँ यही चलेगी। ध्यान रखना अब इसमें यह है कि मतलब दाब कौन सा मान ज़्यादा है या कौन सा मान कम है। अमूमन यदि हम बात करें सामान्यतः जो बीपी का मान होता है वो होता है 120/80 mmHg। कितना होता है? Hg क्या होता है? पारा होता है। देखो संकुचन दाब में कितना होगा बीपी का मान? 120, और शिथिलन दाब में बीपी का मान कितना होगा? 80। तो सामान्यतः बीपी का मान होता है 120/80 mmHg या 120/80 mmHg। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने बात की थी रक्त दाब की। रक्त दाब किसे कहा जाता है? हृदय के द्वारा धमनी की दीवार पर डाले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? रक्त दाब। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो रक्त दाब है उसको मानव में जो बीपी होती है या जो रक्त दाब होता है उसको किस में मापा जाता है? ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ब्रेकियल धमनी में। उसके बाद में हमने बात की थी कुत्ता, भेड़ और बकरी, इनमें जो बीपी को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? फीमोरल धमनी में। कौन सी धमनी है? फीमोरल धमनी। उसके बाद में हमने बात की थी गाय भैंस। गाय भैंस में गाय भैंस में जो बीपी को जिस धमनी में मापा जाता है उसे कहा जाता है कोक्सीजियल धमनी। क्या कहा जाता है? कोक्सीजियल धमनी। और कोक्सीजियल धमनी को पूंछ धमनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो कोक्सीजियल धमनी है वो कहाँ पाई जाती है? पूंछ में पाई जाती है। और घोड़े में यदि हम बात करें, घोड़े में किस धमनी के माध्यम से बीपी को मापा जाता है? तो कौन सी है? मैक्सिलरी धमनी। ठीक है, ये था रक्तदाब। आगे हम बात करते हैं रक्तदान या रक्तदान। रक्त देखो, सर्वप्रथम यदि हम बात करें रक्तदान की, तो सर्वप्रथम जो रक्तदान है वो डेनिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डेनिस नामक वैज्ञानिक थे, डेनिस नामक विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम रक्तदान किया था। कब किया था? 1667 में। कब किया था? 1667 में। अब देखो, जो हम रक्त निकालते हैं, देखो एक यूनिट ब्लड जो होता है, एक यूनिट जो ब्लड होता है उसमें रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 450 ml। कितनी होती है? 450 ml। मतलब जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आप में से कितना निकाला जाता है उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक यूनिट जो ब्लड होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? 450 ml। अब देखो, जब रक्त निकाला जाता है, देखो रक्त निकालना, रक्त चढ़ाना और ग्लूकोज को चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो किस में की जाती है? सिराओं में की जाती है। किस में की जाती है? सिराओं से की जाती है। अब जब निकालेंगे तो जब जो रक्त निकालेंगे उसकी मात्रा जो होगी वो होगी 350 से 355 ml। कितनी होगी? 350 से 355 ml। अब अभी तो हमने बात की थी एक यूनिट ब्लड में रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 450 ml या 450। अब निकाला जो गया है वो कितना है? निकाला गया रक्त वो कितना है? 350 से 355 ml। देखो इसमें 95 से 100 ml, कितना? 95 से 100 ml जो मिलाया जाता है वो रसायन होता है सोडियम सिट्रेट। 95 से 100 ml सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट व EDTA, व EDTA। EDTA की जो फुल फॉर्म है वो है एथिलीन डाई एमीन ट्रेटा एसिटिक एसिड। EDTA का पूरा जो नाम है वो है एथिलीन डाई एमीन नामक रसायन मिलाकर मिलाकर 30 दिनों तक रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि हम बात करें EDTA का पूरा नाम EDTA, EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाई एमीन ट्रेटा
एसिटिक एसिड है। ये क्या है? ईडीटीए क्या है? रसायन है। इसका पूरा जो नाम है वो है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और सोडियम सिट्रेट, सोडियम फॉस्फेट और ईडीटीए ये मिलाकर रक्त को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? 30 दिनों तक। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 4.4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रक्त को 30 दिनों तक का सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे।